एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करते जाऊं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम अपना स्पोकन कोर्स शुरू करने वाले हैं कि कुछ लेक्चर्स जो हैं, जैसे कि हमारा प्रॉमिस था कि हम कुछ लेक्चर्स फर्स्ट बैच जो है वो टोटली फ्री करेंगे, तो इसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसका एक लेक्चर्स जो है वो बेसिक बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज, ठीक है, उसका होगा। देन फिर उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो लेक्चर बनाने वाला हूँ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर होगा, और इसके अलावा कुछ इस जैसा कि जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसके ऊपर होगा। देन जस्ट लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, एक्टिव पैसिव वगैरह। तो जो हमारा सेकंड बैच होगा इट वुड बी पेड, तो उस पर हम लेक्चर्स अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तकरीबन सारा का सारा ही हम गूगल क्लासरूम के ऊपर लेने वाले हैं। तो उसके लिए पेड तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनको गूगल क्लासरूम अपलोड करना पड़ेगा, और उनके साथ हम स्पोकन कोर्स अपना जो है ना वो शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर्स बहुत ही जो है ना वो मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो लंबा तो होगा, ऑब्वियसली लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम सारे टेंसेस वगैरह कवर करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने इंग्लिश का बेसिक बैकग्राउंड देखना है कि वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वर्ड्स लेटर्स वर्ड्स कैसे मिलाते हैं, तो फिर कैसे फ्रेज बनाते हैं, प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस वगैरह कैसे लगाते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो ये चीज़ें हम इसका बेसिक बैकग्राउंड देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टेंसेस हम आपको जस्ट रूल्स बता सकते हैं, आगे कुछ नहीं है। लेकिन हम एक जो आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ एक दो लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे आपके, उसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर देखा जाएगा, और आपकी एक्सरसाइज वहाँ पे हम करवाएंगे। लेकिन याद रखिएगा एक कि कोई भी टीचर आपको गोल के नहीं पिला सकता, वो जस्ट आपको रूल्स बता सकता है। बेशक, क्योंकि हम में से 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रूल्स टेंसेस सब कुछ क्लियर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो पैराग्राफ्स नहीं बना सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। इवन कि वो दो चार पैराग्राफ्स लिख भी लें, दो चार लाइंस लिख भी लें, तो वहाँ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकल आती हैं, ठीक है। तो उसकी रीजंस ये होती है कि हमारी राइटिंग हैबिट नहीं होती, हमें लिखने की आदत नहीं होती। तो याद रखिएगा, जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं लिख सकते। दूसरी बात, एक तो रूल ये था, दूसरा रूल ये होता है कि जब भी आप अच्छा लिखना चाहते हो ना, तो एक अच्छा पढ़ो। ये बहुत वंडरफुल स्ट्रेटजी है, पढ़ो, ताकि ये जो रूल्स होते हैं ना, ग्रामेटिकल रूल्स, ये खुद ब खुद आपके माइंड के अंदर जम जाएंगे, ठीक है। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, यकीन माने अच्छा पढ़ने से बंदा अच्छा लिख सकता है। तो रीडिंग स्किल को जितना अपनी अपनी हैबिट में लेके आ सकते हैं उतना ले आएँ, जितना रीडिंग स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं उतना ही कर लें, क्योंकि जितनी रीडिंग स्किल इन्हेंस होगी उतनी ही आपकी राइटिंग स्किल इन्हेंस होगी। सो लेट गेट स्टार्ट। Welcome to English language course. So first, let me tell you something about the basic backgrounds of English grammars. Yeah, English language. First thing, always remember in your minds is that it's ambiguity for all the students about the English language, that it's the scales of intelligence. Not. Remember, it's not a scale which through we can judge or evaluate the intelligence of another person. Rather than, it's a language, not anything else. Yep, you can say that without this language, we can't survive in our society as well as in our study life. So, basically, this language is has you can say that importance of a background of our study life. So never try to afraid about this, that how can we learn, yeah, you can say that how can we speak this. It's so easy, it's a totally depend upon your practice. So after this you should speak comprehension, that we know about the basic grammar or not. If we knew, then it's too much wonderful things about this. And if we don't know, then go and watch, read about the basic rules of grammar. Then try to practice more and more. Then obviously 100% see how your speaking and the writing ability will improve day by day. And no, we are actually moving toward the aims and talking about actually the English language course. So first slide is about the outline. First, after seeing these slides, you will know
what actually we are doing. So in my first slides यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 9 बॉक्स के अंदर जिसको कवर करने की कोशिश करेंगे. तो पहली तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशंस जो है आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स, लेटर्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, देन आपको मैं बताऊंगा सेंटेंस किसे कहते हैं, देन उसमें हम हाउ कैन वी ऐड द प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस इन आवर सेंटेंसेस. ये जो प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस होते हैं ये हमारे सेंटेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. देन हम आगे मूव करेंगे बैकबोन ऑफ आवर ग्रामर, बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर की तरफ. टेंसेस के ऊपर सफ़र करेंगे और आज के टेंसेस में आपको पढ़ने का इंतहाई मज़ा आएगा. सो लेट गेट स्टार्ट. First है letter. So what is letter? So as we already know about this, कि a letter is you can say that a symbol that representing a speech, sound या written message. So a numerous symbols and numerous speech sounds in our alphabets, vowels and diphthongs are there, just like A, B, C, D, F, G, H, I. But याद रखिएगा ये इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशंस नहीं है. इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देन यू शुड बी एबल टू नो अबाउट के हाउ कैन वी स्पीक दीज वर्ड्स थ्रू ब्रिटिश काउंसिल्स अल्फाबेट्स के जरिए. सो लेटर्स ये होते हैं कि कुछ अल्फाज, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, उनके मजमूए को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो लेटर्स बन जाते हैं. ठीक है, रादर देन लेटर्स यही होते हैं जो 26 हमारे इंग्लिश के अंदर होते हैं. इनमें कुछ डिफ्थोंग होते हैं, कुछ वाउल होते हैं. ठीक है, पहली बात याद रखिएगा इसको वाबुल नहीं बोलते, इसको वाउल बोलते हैं. वाउल होते हैं, फिर उस डिफ्थोंग होते हैं और अल्फाबेट्स होते हैं. दूसरा हमारा है वर्ड. सो वर्ड क्या है, याद रखिएगा कि वर्ड इज एन एक्चुअली अ combination of the letters that show the proper meaning. For example, there are almost two words. Just give me 1 minute. Yes, one first words is dog, and the second meaning is cat. And after saying this, you will be able to know about these two meanings show the proper meanings. So next move toward another slide. आगे है फ्रेज. तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज याद रखिएगा कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है. ठीक है, एंड्स टुगेदर. बट ये जो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स टू होता है लेकिन ये एक साथ ही होता है, मतलब जुड़ा होता है, एक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर होता है. बट ये सेंटेंस नहीं होता डेट. लेकिन इसकी एक और भी रीजंस होती है कि ये अपने मीनिंग्स को कंप्लीटली शो नहीं करवाता. ठीक है, जो फ्रेज होती है वो अपने मीनिंग को कंप्लीटली शो नहीं करवा रहा होता. जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है कि इन द कार. सो इन द कार हमें नहीं पता कार के अंदर क्या रखा हुआ है या कार के अंदर वो किस चीज की बात कर रहा है. सो वो सिंपली इन द कार बोल रहा है. सो हम इस चीज के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो किस चीज की किस चीज के अबाउट बात कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. वो बात करता है जनाब अली सेंटेंस की. सो याद रखिएगा कि ये एक ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है. जैसे मैंने फ्रेज के लिए भी बताया है कि ये भी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है. लेकिन इनमें बड़ी बात क्या है, फिर अगर दोनों ही ग्रुप ऑफ द वर्ड्स हैं तो फिर मसला ही क्या है? फिर इन दोनों का नाम एक ही क्यों ना रख देते? हमने अलग अलग क्यों रखा भाई? अलग अलग इसलिए रखा है कि जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी होता है. अच्छा, अब बात यह है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं. अच्छा, ये चीज मैं ऑलरेडी अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर, पार्ट्स ऑफ नाउन के अंदर क्लियर कर चुका हूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं. सब्जेक्ट होता है काम करने वाले को, उसको सब्जेक्ट कहते हैं. अभी सब्जेक्ट किसी का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का, चीज का, किसी शख्स का, किसी का भी नाम हो सकता है. अमूमी तौर पर हम सब्जेक्ट जो है वो किसी शख्स का नाम लेते हैं, नाउन जिसे बोलते हैं. ठीक है, अब सब्जेक्ट का काम है कोई करने वाला, डूअर. अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जो वो परफॉर्म कर रहा है, जो वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअली उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है, अब यहां पे है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई. सो याद रखिएगा कि इट्स अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट टेल्स अ कंप्लीट थॉट एंड इट ऑलवेज टेल्स के हु, व्हाट एंड व्हाट इज नोर के व्हाट हैपेंस. ठीक है, यही सेंटेंस है.
ठीक है, जो अपना मुकम्मल मीनिंग जाहिर कर रहा होता है। यहां मैंने एक सेंटेंस की एग्जांपल दी है आपके सामने। जैसे मैंने कहा कि अकमल गोज टू द किंगडम ऑफ ट्राय, कि अकमल कहां जाता है, किंगडम ऑफ ट्राय में जाता है। ठीक है, अब यहां पे अकमल एज ए सब्जेक्ट आएगा, गोज जो वो काम कर रहा है। अब यहां गोज से लेके ट्राय तक का वर्ड्स जो है, जितने भी इनके दरमियान वर्ड्स आ रहे हैं, वो सब के सब प्रेडिकेट हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेडिकेट परफॉर्म द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मैं कहता हूं आपके सामने कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, एक सादा सा जुमला है कि ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब ही इज एज ए सब्जेक्ट आएगा, इज ईटिंग एन एप्पल ये उसका वर्क बता रहा है। दिस थिंग परफॉर्म द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट ये कर रहा है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है, एप्पल खा रहा है। यहां पे अकमल क्या कर रहा है, वो किंगडम ऑफ द ट्राय जाता है। ठीक है, ये होता है प्रेडिकेट, एंड इट आल्सो कंटेन्स ऑन द सब्जेक्ट and predicates, so that's why it expresses the complete thought, as I have already told you in front of as I have already told you in this slides. So let's move toward another slide. अब यहां पे आता है हमारी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे हमने डिस्कस किया है, इसी तरह ये दो वर्ड्स प्रीफिक्स और सुफिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के यहां मिला। याद रखिएगा, ये प्रीफिक्स और सुफिक्स उर्दू में जिसको हम साबके लाके कहते हैं, ये उन्हीं का नाम है। अब यहां है कि प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या है, ये कहां से निकले हैं। मैं सब कुछ टच तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि प्रीफिक्स और सुफिक्स होता क्या है। लिंग्विस्टिक होता है, लिंग्विस्टिक जुबान को कहते हैं। लिंग्विस्टिक की फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मॉर्फोलॉजी है, सिमेंटिक है, सिंटैक्स है, बहुत ज्यादा है। अब जी जो इनमें से मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी कहती है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, कि किसी वर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, या उसके बारे में किसी वर्ड का स्ट्रक्चर बनाने को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी की एक शाख है जिसका नाम मॉर्फीम है। याद रखिएगा, मॉर्फीम किसे कहते हैं, मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मिनिमल यूनिट ऑफ अ वर्ड। एक बहुत छोटा वर्ड होता है लेकिन जिसका मीनिंग होता है। अब मॉर्फीम की भी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, मॉर्फीम की आगे है क्लोज्ड ओपन क्लास वर्ड एंड क्लोज क्लास वर्ड। अब ये जो प्रीफिक्स और सुफिक्स आता है ना, ये आता है जनाबे अली ओपन क्लास क्लोज क्लास वर्ड्स में। इनकी दो है, क्योंकि क्लोज क्लास वर्ड्स में आगे आता है इनफिक्स, इनफिक्स से आगे प्रीफिक्स और सुफिक्स आता है। अब ये जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स किसे कहते हैं, प्रीफिक्स दोज लेटर दैट वी कैन ऐड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स is called prefix and it changes the meanings या purpose of the words. Obviously जब हम किसी words के शुरू के अंदर कुछ अल्फाज लगाते हैं रूट वर्ड के, अब रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड इज द बेसिक वर्ड दैट शो द प्रॉपर मीनिंग। हैप्पी है ना, एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि खुश, लकी है, खुशकिस्मत की बात कर रहा है, दैट शो द प्रॉपर मीनिंग। अब प्रीफिक्स दोज लेटर्स which we can add in the beginning of the root words is called prefix. वो अल्फाज जो हम रूट वर्ड के शुरू पे लगाते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे हैप्पी से अनहैप्पी बन गया, लकी से अनलकी बन गया, यही तो प्रीफिक्स हैं। काम की बात बताऊं, उर्दू में इसको साब के लाके भी कहते हैं। आगे है सुफिक्स। अब प्रीफिक्स की दूसरी बहन का नाम सुफिक्स है। अब सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स आर द एंडिंग आर एडेड टू द रूट वर्ड्स and it also change the purpose and the meaning of the words. Obviously अगर हम जैसे हमने प्रीफिक्स के ऊपर रूल इम्पोज किया है, वही तो रूल इधर होगा। अगर हैप्पी है तो सुफिक्स में ये करना होता है कि हमने लास्ट पे कुछ लेटर्स ऐड करने होते हैं, रादर देन अगर हमने प्रीफिक्स में क्या करना होता है, शुरू में लगा ले होते हैं। हैप्पी से हैप्पीली, लकी से लकीली। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी ले सकते हो जिस तरह आपके माइंड में आती है, जैसे काइंड से काइंडनेस, रन से रनर हो गया, अडोर से अडोरेबल हो गया। ये सारी सुफिक्स की ही तो एग्जांपल है। अच्छा होता है, एक होता है इंटरफिक्स, उसके बारे में अभी नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि अभी बता दिया तो सारा टाइम यही ले लेगा। आगे हमारा बेसिक कोर्स शुरू होने वाला है।
अब मैं अपने बेसिक कोर्स की तरफ मूव करने लगा हूं। टेंसेस, टेंसेस क्या है? याद रखिएगा, विदाउट दिस थिंग्स we can't distinguish, even though we can't able to make a sentence without this। ये चीज ऐसी है, ये ग्रामर की बैकबोन की हैसियत रखती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, टेंस को 3 तरह हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारा टेंस जो है प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। ये 3 जमाने होते हैं, मौजूदा, गुजरा हुआ और आने वाला। अब इन तीनों की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अगर गौर से मेरे लेक्चर को सुनोगे ना, आराम से करवाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। ये स्पोकन कोर्स होते हैं, जल्दी में ये होते ही नहीं कवर, ठीक है? तो इजीली हम कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको कभी समझ नहीं आई उसको भी आज टेंसेस की समझ आएगी इंशाल्लाह। 3 जमाने होते हैं और उन तीनों के आगे 4 छोटे बहन भाई होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 छोटे बहन भाई, पास्ट के भी 4 छोटे बहन भाई, फ्यूचर के भी 4 छोटे बहन भाई। मजे की बात बताऊं, सबके बहन भाइयों के नाम सेम ही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सबके बहन भाइयों के नेम सेम है, जमाने 3 ही रहेंगे, टेंस 3 ही हैं। जो कहते हैं ना टेंस 12 है, वो 12 नहीं होते भाई, टेंस 3 ही होते हैं, जमाने 3 ही होते हैं। उनकी आगे हालतें हैं, उनके छोटे बहन भाई हैं, जिनको फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसकी उर्दू में हमने पहचान रखी होती है, जैसे हमने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा था। चूंकि मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो कोर्स है ये फॉर द बिगनर्स है, इसको भूलिएगा मत, ये बिगनर्स के लिए है। इट डजेंट मीन कि सिर्फ बिगनर ही इसको सुनेंगे, इसको अपर लेवल के, एडवांस लेवल के स्टूडेंट भी सुने, क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्विटीज होती हैं जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। इसकी उर्दू में निशानी होती है जागते हैं, जागता है, पढ़ता है, सोता है, पीता है, खाता है, जाता है, मतलब ता है, ती है, ते हूँ वगैरह वगैरह आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू में पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे टीचर हमें शुरू में रटाते रहे हैं, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो नहाता है, तो ता है, ती है, तो हूँ, ये लास्ट पे आता रहता, तो हम कहते थे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब इसके बुनियादी कानून की तरफ चलते हैं कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। याद रखिएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, एक चीज ये ध्यान में रखनी है। दूसरा कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज लगाने होते हैं, इसके अलावा हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। तीसरी बेसिक चीज होती है कि इसमें हम एस या ई एस, सी एच, एस एच इनका इजाफा करते हैं, ऐसे वर्ड्स का इजाफा करते हैं। ये बेसिक लेटर्स होते हैं जो अकेले आए तो कोई मीनिंग नहीं शो करते, लेकिन अगर ये किसी रूट वर्ड के साथ आ जाएं, जैसे प्रीफिक्स और सुफिक्स पढ़ाया है, तो मैंने प्रीफिक्स और सुफिक्स ऐसे ही नहीं ऐड किया कि पूरी मॉर्फोलॉजी को छोड़कर मैंने सिर्फ 2 वर्ड प्रीफिक्स और सुफिक्स ऐड किए हैं। उसकी बेसिक रीजन थी, टेंसेस में आगे आगे हमें काम आने हैं, क्योंकि पास्ट टेंस के आगे हमने ईडी भी लगाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। ये बुनियादी कवानीन है कि इसमें जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल होगा, और इसमें एस या एस सी एच का इजाफा होगा। लेकिन रीजन ये है कि एस या एस सी एच का इजाफा किन के साथ होना है। अब याद रखिएगा, ही शीट, ठीक है, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो उनके साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है, रादर देन हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे हमने बताया कि हमारे टीचर्स शुरू से हमें रटाते रहे हैं कि वो स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वो खाना खाता है, हम पीते हैं, तो मैंने भी एक जुमला ले लिया, चलें बचपन की याद भी आ जाएगी। मैं स्कूल जाता हूँ, एक एग्जाम्पल ले ली हमने इसकी भी। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, एक तो सिंपल फिक्रा बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद एक नेगेटिव बताऊंगा, इंटेरोगेटिव बताऊंगा, ठीक है, और एक WH फैमिली का जुमला लेके आऊंगा, ठीक है। WH फैमिली बताता जाऊं, जो ऐसी फैमिली
ऐसे वर्ड्स जो WH से शुरू होते हो, W से शुरू होते हो, जैसे व्हेन, वेयर, हु, ठीक है, ऐसे अल्फाज, होम। मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं की अंग्रेजी सब जानते हैं कि हम आई होती है। अगर आपने जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का लेक्चर नहीं सुना हुआ, तो मेरी प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे जाइएगा। फर्स्ट लेक्चर ही पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर है, और उसको मैंने बड़े ब्रीफली डिटेल और बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया हुआ है। आगे है गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। सवाल यहां यह है कि मैंने बताया था SES का इजाफा करना होता है, इसमें लाजमी करना होता है, तो हमने क्यों नहीं किया भाई? मैंने ये भी तो बताया था कि SES का इजाफा किन के साथ करना है। मैंने कहा था ही, शीट या सिंगुलर नेम के साथ आपने SES का इजाफा करना, थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी एग्जाम्पल है मनफी वाली। वो क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट। अब यहां पे मैंने डू कहां से आ गया? सवाल तो ये है भाई। एक चीज मैं क्लियर करवा चुका हूं आपको इससे पिछली स्लाइड पे कि जो इस पे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो डू या डज लगेंगे। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप डू और डज किसके साथ लगाते हैं। याद रखिएगा, ये हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि डू किसके साथ आना, डज किसके साथ आ रहा है। जिस तरह एस या ES का इजाफा हम ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ करते थे, नेम के साथ करते थे, थर्ड पर्सन के साथ करते थे, इसी तरह डज का इजाफा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या ही, शी, इट के साथ ही आना है। आगे जितना भी बचेगा आई, वो, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ हम डू का ही इजाफा करेंगे। नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर हमारा सो ऑन फिक्रा जैसे आगे चलता है। यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो क्रिकेट नहीं खेलते। खेलता नहीं है, खेलता होता तो फिर ही आता, खेलते हैं ज्यादा है तो दे आ गया। हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनेट में कौन से यूज करते हैं? डू, आगे नॉट, प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। मसला ये है कि इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। सो डोंट ट्राई टू अफ्रेड अबाउट दिस, बिल्कुल इजी सी चीज है ये कि हमने इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। सो इंटरोगेटिव के लिए हमने यही जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, इनको यहां से उठाओ, उठा के सब्जेक्ट से पहले ले और बाकी फिक्रा सो ऑन वैसा ही रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले ले आए, क्या अली 24 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है? इंटरोगेटिव फिक्रा है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि क्या अली 24 घंटे मोबाइल ही यूज करता है। तो आप पूछेंगे इसको डज अली, डज क्यों आया? सवाल है ना यहाँ पे, डज क्यों आया? तो डज इसलिए आया कि अली इज अ सिंगुलर नेम, थर्ड पर्सन है, ठीक है। डज अली, डू के साथ ES का इजाफा कर दो, डज खुद ही बन जाएगा। डज अली यूज द सेल फोन 24 आवर्स? इसमें एक सवाल है, एम्बिग्विटी है। मैंने बताया था कि ही, शी, इट के साथ SES का इजाफा करना है वर्ब के साथ। अच्छा, एक चीज है कि इसमें मैंने यूज के साथ यूजेस क्यों नहीं लगाया? सवाल तो ये है, अली के बाद यूज लगाया ना, डज अली यूज द सेल फोन 24 आवर्स। तो मैं ये भी तो कह सकता था कि डज अली यूजेस द सेल फोन 24 आवर्स, कह सकता था ना? नहीं, उसकी रीजन ये है कि हमने ES डू के साथ लगा दिया है, इसलिए हमने दो जगह पे ES का वर्ड यूज नहीं करना। सो डज अली यूज द सेल फोन 24 आवर्स। आगे है कि आप किताब कब पढ़ते हैं? ये WH फैमिली का फिक्र आ गया कि व्हेन, जब भी याद रखिएगा, चाहे इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव फिक्रा हो, WH फैमिली से कोई भी बंदा आ जाए ना भाई, उसको सबसे पहले जगह दे देना, वरना वो बहुत सर खपाता है। अब यहाँ पे कब का वर्ड इस्तेमाल हो गया है कि आप किताब कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये WH फैमिली का है, तो कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, तो हमने व्हेन सबसे पहले लगाना है। फिर कब पढ़ते हैं सवालिया है, तो हमने अपने वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। व्हेन डू यू रीड द बुक? आप किताब कब पढ़ते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा WH फैमिली का फिक्र आ गया है तो हमने उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, नहीं। अगर तो हमारा फिक्रा WH फैमिली के साथ भी इंटेरोगेटिव ही रहता है, तो याद रखिएगा ऑब्वियसली जहां पे WH फैमिली आ जाए उसके फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर आपने सब्जेक्ट यूज करना है, देन अपना फिक्रा जो सोवन चलता जाएगा वही चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स हैज फिनिश्ड, खत्म हो चुका है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ मूव करते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, रहे हैं, रही हैं, रही हूँ, रहा है, ठीक है, मैं गाना सुन रहा हूँ, वो गुसल कर रही है, मैं सो रहा हूँ, वो किताब पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे फिक्रे हम अपने उर्दू फिक्रे के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बहुत एहतियातन आप लोगों को बड़े गौर से ये ज़हन में रखना होगा कि जहाँ पे रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं, उस पर हमने ता है, ती है, इंडेफिनिट देखा, कंटिन्यूअस है, रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वो सो रहा है, वो लिख रहा है, वो पी रहा है, वो खा पी रहा है, वो गप्पे मार रहा है, ठीक है। ऐसे फिक्रे अगर उर्दू फिक्रे आ जाते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। हमने यहाँ पे बनाना क्या है कि इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है। सो वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस आईएनजी यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हो गए, इंडेफिनेट के डू और डज थे, इसके इज आर एम है, ठीक है। और अब सवाल यह है कि इज और आर और एम किसके साथ लगना है। तो इज जो है वो याद रखिएगा ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, एम हमेशा आई के साथ आता है, और एम की यही तो क्वालिटी है कि ये सिर्फ आई के साथ ही आ सकता है और किसी के साथ आता ही नहीं है। वी एम नहीं आता, दे एम नहीं आता, यू एम नहीं आता। सवाल ये है कि आर किसके साथ आना, तो आर आएगा यू, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ। आई को निकाल के सबके साथ, आई को और ही शी इट को सिंगुलर नेम को निकाल के सबके साथ आ रही है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, अगर जो पहली स्लाइड मैंने आपके साथ शो की है इज आर एम वाली, हेल्पिंग वर्ब वाली, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली, अगर ये चीज आपके जहन में रहती है तो प्रैक्टिस करना तो बड़ी बात है ही नहीं। याद रखिएगा यार, आपको लाखों स्पोकन कोर्स आप सीख लो ना, कभी नहीं सीख पाओगे जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस ना हो। हमारा काम आपको बताना है बेसिक रूल्स इजी से इजी वे में। देखें, एक तरफ हम इंग्लिश को शो करवा रहे हैं, एक तरफ हम जो है वो उर्दू शो करवा रहे हैं, इससे बेहतर क्या करें। लेकिन याद रखिएगा यार, मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है, 7 से 8 साल एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते कोई भी चीज़ आपको नहीं आने वाली, कोई गोल के नहीं पिलाएगा आपको। हमारी पहला है पॉजिटिव फिक्र है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, वो फुटबॉल खेल रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, ही आएगा। खेल रहा है तो इसके साथ हमने ही का वर्ड यूज कर लिया। खेल रहा है ये फिक्रा बताएगा कि हमने इज, आर और एम वगैरह के वर्ड्स यूज करने हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है। अब वो है तो वो के साथ क्या बताया था, ही के साथ क्या बताया था, ही के साथ इज आना भाई, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। आगे है कि हम अखबार नहीं पढ़ते रहे हैं, कि हम अखबार नहीं पढ़ते रहे हैं, हम की अंग्रेजी है वी के साथ क्या बताया था, मैंने बताया था वी आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, हम अखबार नहीं पढ़ते रहे हैं। क्या हम टेलीविजन देख रहे हैं, इंटरोगेटिव फिक्र आ गया। आर वी वॉचिंग द टेलीविजन, यही हमारे सेम रूल होंगे जिस तरह हमने डू और डज के साथ किया है ना, कि वहां से उठाओ उन फिक्रास को और आगे उसके ऊपर लाके इंपोज कर दो, सेम यही बात होगी कि आर किसके साथ लगना है, एम किसके साथ लगना है, आई जो है ना इस किसके साथ लगना है, वो हमें 7 पर्सनल प्रोनाउन बता देंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं अगर 7 पर्सनल प्रोनाउन नहीं आते तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता कि आपको इंग्लिश आ जाए, ठीक है। तो हमने 7 पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेंगे, तो आई, वी, यू, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज आ गया, ठीक है। तो क्या हम टेलीविजन देख रहे हैं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, हम है ना, तो आर वी वॉचिंग द टेलीविजन, क्या हम टेलीविजन देख रहे हैं। नेक्स्ट फिक्र है कि हम अली के घर कब जा रहे हैं, WH फैमिली से आ गया। इसी तरह ये भाई इंग्लिश का दामाद है, जब भी WH फैमिली के कोई भी वर्ड आ गया तो इंग्लिश का दामाद समझ के इसको सेंटेंस से सबसे पहले ले आइएगा, वरना ऐसे होगा एग्जामिनर आपका जो है वो क्वेश्चन नहीं कट कर देगा। व्हेन, फिर मैंने कहा था कि जब WH फैमिली का फिक्र आता है उसके साथ ही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। तो हम अली के घर, हम जा रहे हैं ना, ज्यादा हैं तो उसके साथ आर आना है, तो व्हेन आर वी गोइंग टूवर्ड अलीज हाउस, हम अली के घर की तरफ कब जा रहे हैं। आगे हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बहुत अहमियत के हामिल है, याद रखिएगा ये ऐसा टेंस है कि जिसको सीखने के लिए बस छोड़ ही दे पाते। इसके बेसिक रूल्स याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होता है। हमारे 90% ऐसे 90% कुछ भी चीज है इंग्लिश की वो इसी सेंटेंस के ऊपर अकर होती है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट,
ठीक है, ये दो टेंस ऐसे हैं जिसके ऊपर हम अपनी तमाम इंग्लिश को लिखते हैं। कोई और आए ना आए, इस टेंस को और पास्ट परफेक्ट टेंस को याद कर लो, इंग्लिश के छोटे सेंटेंस छोटे मोटे जोड़ने आ जाएंगे तुझे। ठीक है, कुछ पास्ट हिस्ट्री लिखने के काबिल हो जाओगे। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। अब हैज किसके साथ आता है? सेम जिसके साथ इज आया था ना उसके साथ हैज आना है। ही शी इट सिंगुलर नेम या किसी चीज के साथ हैज आएगा। हैव किसके साथ आना है? कि आई वी यू दे के साथ हैव आना है। ठीक है, जिसके साथ इज आना था ना उसके साथ हैज आना है, जिसके साथ आर आना था ना उसके साथ हैव आना है। बस ये इस कंसेप्ट से ध्यान में रखिएगा। आगे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों मैं बताने जा रहा हूं आपको। अच्छा, इनमें मैं सारे फिक्रे नहीं बताऊंगा, इनमें मैं कोई से एक एक फिक्रा बता दूंगा, बाकी स्लाइड को यहाँ पे स्किप करके देख लीजिए क्योंकि आगे हमारा कोर्स बहुत लंबा है तो इसको कवर करना है। ऐसे आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा। पॉजिटिव है, तुम उसकी मदद कर चुके हो। अब प्रेजेंट, सॉरी मैं आपको बताना ही भूल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में निशानी क्या होती है। इसकी होती है चुके हो, चुके हैं, चुके थे, चुका है। ठीक है, ये जो चुका वाली है तो चुका है, चुके हैं, चुके हूं, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। तुम उसकी मदद कर चुके हो। यू हैव, जब भी हैव का वर्ड यूज होता है ना तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है। यू हैव हेल्प्ड हिम, तुम उसकी मदद कर चुके हो। तुम उसकी मदद नहीं कर चुके, यू हैव के फौरन बाद नॉट लगा दो, यू हैव नॉट हेल्प्ड हिम। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आओ। हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम, तुम उसकी मदद, क्या तुम उसकी मदद कर चुके हो? आगे है चोर चोरी कर चुका है, चोर चोरी कर चुका है। द थीफ हैज स्टोलन, हैज स्टोलन, चोर है ना एक है तो हैज स्टोलन आएगा। द थीफ हैज स्टोलन, चोर चोरी कर चुका है, चोर चोरी नहीं कर चुका। द थीफ हैज नॉट स्टोलन, क्या चोर चोरी कर चुका है? हैज थीफ स्टोलन, क्या चोर चोरी कर चुका है? आलिया काम मुकम्मल कर चुकी है, ठीक है, या अली काम मुकम्मल कर चुका है। अली हैज कंप्लीटेड वर्क, अली काम मुकम्मल नहीं कर चुका, अली हैज नॉट कंप्लीटेड वर्क। क्या अली काम मुकम्मल कर चुकी है या कर चुका है? हैज अली कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, इसी तरह ये लास्ट वाला भी देखेगा, बिल्कुल इजी से बेसिक कंसेप्ट था इसका। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस को पढ़ने के बाद हमारा जो मौजूदा जमाना चल रहा होगा ना उसकी बहन भाई ये भी खत्म हो जाएगी, वो खुद भी खत्म हो जाएगा। इसकी भी है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ता रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है। ठीक है, ये सॉरी ये जो वर्ड्स लगे हैं ना, चुका है, चुकी हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट के नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। ता रहा है, ते रहे हैं, ठीक है, इस तरह का आना है हम यहाँ पे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन आएगा। अब सवाल यह है कि हैज और हैव किसके साथ आना, तो जो सेम स्लाइड पीछे वाली प्रेजेंट परफेक्ट की याद की थी ना, इसके लिए भी यही कर देना। अब इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक सिंस, एक फॉर। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होती है इसमें तो हमने यहां देखना होता है कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। तो याद रखिएगा सिंस जो है जनाबे वाली वो अनकाउंटेबल टाइम के लिए आएगा, जिसके मतलब हमारे पास जिसके लिए कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि ये इतने बजे से है, इतने बजे से है, नॉट स्पेसिफिक टाइम। फॉर जो है वो काउंटेबल टाइम से है, 2 घंटे से है, स्पेसिफिक टाइम है ना, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से है। यूज ऑफ सिंस या फॉर, इसके ऊपर पहले नोट देख लो। जो सिंस है ना उस वक्त इस्तेमाल होता है जब फिक्रे में मुकर्रर वक्त होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, मसलन दोपहर से, शाम से, सुबह से, रात से, मंगल से, जुलाई से, 11 बजे से, 1968 से, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब एक वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी दूसरा भी वक्त के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मुद्दत को शो कर रहा होता है, वो मुकर्रर स्पेसिफिक टाइम को बता रहा होता है, ये स्पेसिफिक ये पीरियड ऑफ द टाइम को बता रहा होता है, वो पॉइंट ऑफ द टाइम कर रहा होता है, मुकर्रर वक्त क्या है और ये पीरियड ऑफ द टाइम है कि मुद्दत क्या थी। मसलन 5 मिनट से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 हफ्ते से, कई सालों से, 5 साल से, वगैरह वगैरह। आप चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाना कैसे है, इसकी मुकम्मल पहचान देखिएगा। इस फेल में ही, शी, इट के साथ हैज बीन, आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। और फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है और तर्जमे में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। अगर तो पिछले वाली सिंस और फॉर के बारे में पता चल गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एम्बिग्युइटी है, बच्चों को समझ ही नहीं आती सिंस फिर किसके साथ लगाना है, फॉर किसके साथ लगाना, इवन के लाखों दफा बता चुके होते हैं, फिर भी उसके बावजूद नहीं आता, बिकॉज इट्स जस्ट डिमांड द प्रैक्टिस। आगे है मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। मैं हूं तो आई है, तो आई के साथ क्या लगाना है? हैव।
आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, डॉक्टर एक हफ्ते से, एक हफ्ता ना, एक पीरियड ऑफ द टाइम है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ द टाइम था कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से पॉइंट आउट कर रहा हूं कि मैं सवेर तो पढ़ना पे ऐसा यार हूं ए कि जो है वो पीरियड ऑफ द टाइम बता रहा है कि एक हफ्ते से डॉक्टर हैज बीन, डॉक्टर है ना सिंगुलर नेम है तो हमने डॉक्टर के साथ हैज लगाना, हैज बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक, एक हफ्ते से। हम यकम मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं, यकम मार्च से, ठीक है, पॉइंटिंग ऑफ द टाइम सिंस 1 मार्च, वी हैव बीन टेकिंग द एग्जाम सिंस 1 मार्च। ठीक है, मैं 1962 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, सिंस पॉइंटिंग ऑफ द टाइम, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1962। रजा साहब कई साल से यहाँ रहते हैं, कई साल से, पीरियड ऑफ द टाइम है ना, तो मिस्टर रजा हैज बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। आगे हमने कि इसकी नफी कैसे बनानी है, तो नफी के लिए, नफी की सूरत में हमने हैव या हैज और बिन के दरमियान, मतलब हैज बिन और हैव बिन, एक हैज है और बिन है, और हैज और बिन के दरमियान नॉट का वर्ड लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, मसलन बारिश शाम से नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, ये चूंकि पॉइंट ऑफ द टाइम है, सो सिंस इवनिंग। सवाल ये है, हमने हैज और हैव को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आना, फाइल से पहले ले आना, फिर फाइल और फिर बिन लगाना, और आगे हमारा फिक्रा। क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, हैज असलम बिन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 4 o'clock। अच्छा, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ 2 बातें याद रखने की है, इसके अलावा इस टेंस के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये वो टेंस है जो ऑलमोस्ट 80% हम अपने ऐसे के अंदर, अपने कोई भी एग्जाम के अंदर, हम 80% जो यूज टेंस का करते हैं ना, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब तो हमने सिर्फ उस फॉर्म के अंदर लगाना है कि जब हमने अपने क्वेश्चन को, अपने फिक्रे को क्वेश्चनरी बनाना है या नेगेटिव बनाना है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है। मैं कह रहा हूं कि हमारा 80% पेपर और 80% ऐसे टाइप का, जिस टाइप का मर्जी एग्जाम हो, पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर कंसिस्ट होता है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से सिर्फ ये 2 चीजें अपने जहन में रखें। फॉर एग्जाम्पल, एक पहला है हमारा सवाल, या सिंपल फिक्रा। फिक्रा क्या है कि लड़कों ने शोर मचाया। अब शोर मचाया, अब इसकी अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो द बॉयज मेड अ नॉइस। अब यहां पे हमने लगाई है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेक, मेड, मेड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे लगी है। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां की बात करते हैं तो मेड को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी करेंगे और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी करेंगे, क्योंकि मेड 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 होता है, मेक मेड मेड मेड। अब रीजन ये है कि इसमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो वो चीज हमें हमारा सेंटेंस बताएगा। बिकॉज के वी विल जज द नेचर ऑफ आवर सेंटेंस, के हमारा जज की हमारे सेंटेंस की नेचर क्या है। अगर हमारे सेंटेंस में हैज हैव यूज हुआ है या हैड यूज हुआ है, तो देन हम देखेंगे कि ये जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। लेकिन अगर सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड लगी है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे, अनॉइस। ठीक है, तो बॉयज मेड अनॉइस, लोगों ने या बच्चों ने शोर मचाया, लड़कों ने शोर मचाया। आगे है हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज देखनी होती है कि हमारा फिक्रा किस नेचर का है। तो मैंने कहा था कि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों फिक्रे के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डिड होता है, रादर देन जो हमारा सिंपल फिक्रा है वो सेम ही रहेगा, उसमें हमें किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। ठीक है, तो हमारा इंटरोगेटिव फिक्रा यहाँ पे है कि अली ने कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं बनाई, अली ने कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं बनाई। अब हम यहाँ इसको ट्रांसलेशन इसकी करते हैं, तो अली डिड, अली ने नहीं बनाई, अली डिड नॉट, अली ने नहीं बनाई।
ठीक है। डिड लगता है डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। तो सेकंड फॉर्म है, जैसे कि हमने कहा है कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगानी है डिड। तो डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने ले लेना है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, जो हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ है कि अली डिड नॉट मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अली ने खूबसूरत तस्वीर नहीं बनाई। लेकिन एक इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, वो ये है कि जैसे हमने मेक का मेड बनाया था, तो यहाँ हमने मेक क्यों रहने दिया। इसके लिए एक डिलेमा है जो आपको हमेशा याद रखना है। वो ये है कि बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, कि जब भी डिड का वर्ड हमारे सेंटेंस के अंदर यूज हो जाए, किसी फॉर्म के अंदर हो जाए, जहां भी आपको डिड का वर्ड यूज किया हुआ मिल जाए, आंखें बंद करके ना वहां उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ये रूल है एक, कि डिड जिस फॉर्म के अंदर मर्जी आ जाए उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, अगर इंटरोगेटिव है या नेगेटिव फिक्र है, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वरना पास्ट इंडेफिनिट का एक स्पेसिफिक रूल है कि वहां हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है। आली डिड नॉट मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। हमारा थर्ड है इंटरोगेटिव, क्या अंसा ने सैंडविच बनाया, क्या अंसा ने सैंडविच बनाया। अब यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं था, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हमने डिड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हमने इंटरोगेटिव है, क्या अंसा ने सैंडविच बनाया, तो डिड अंसा मेक अ सैंडविच। डिड आ गया हमारे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो हमने ऑटोमेटिकली मेक का वर्ड यूज करना है। आगे है, अंसा ने सैंडविच कहां बनाया। अब ये है WH फैमिली का फिक्रा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि WH फैमिली गब्बर फैमिली होती है। जैसे कि पाकिस्तान में शरीफ फैमिली है, कि जहां भी जो राइट आएगा सबसे पहले ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लगाना है WH फैमिली के फिक्रे को। सो अंसा ने सैंडविच कहां बनाया, वेयर डिड, वेयर लगाना है, तो उसके साथ हमने, क्योंकि इंटरोगेटिव फिक्रा है, तो आ भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ रहा है, तो हमने ऐसा करना है कि इसके WH फैमिली के फौरन बाद जो हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म आगे चल रही होती है ना, सिंपल, उसी को उठा के आगे लगा देना, वेयर, आगे डिड अंसा मेक अ सैंडविच। So I hope so कि after listening these slides you will be able to know about how can you deal with past indefinite tense. Our next sentence tense is a past continuous tense. तो इसकी उर्दू में निशानियां रहे थे, रही थी, रहा था, रहे थे वगैरह वगैरह आता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस ही बताएगा, उर्दू की अगर हम बात करते हैं या इसकी इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो उर्दू के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये अगर फिक्रात या ये अगर अल्फाज आपके सेंटेंस के रास पे आ रहे हैं, तो फलां फलां सेंटेंस, फलां फलां जुमला फलां फलां ज़माने से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस है कि वो सुबह से काम कर रहे थे, ठीक है। फिर या वो सुबह से काम कर रही थी, वो खाना खा रहा था, वो पी रहा था, वो नहा रहा था। तो ये रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे स्कूल जाता है, खाता है, वो काम करता है, उसने काम किया, ये सेंटेंस हमें बताते हैं, फिक्रा उर्दू फिक्रे के लास्ट पे जो अल्फाज आते हैं ये बताते हैं कि ये किस टेंस से फिक्रा है। सो ये थी उर्दू में इसकी पहचान। तो इसी तरह क्या इंग्लिश में भी इसकी पहचान होती है? यस, ऑब्वियसली इंग्लिश में भी होती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होती है कि अगर हमारा फिक्रा उर्दू फिक्रा रहा था, रही थे वगैरह उसके लास्ट पे आ रहा है, तो उसमें क्या आगा, हमारे फिक्रे के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने सवाल ये पैदा होता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो या इज आर एम के साथ लगती है या वाज वर्ब के साथ लगती है, इसके साथ भी लगती है जब बीइंग का वर्ड यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। तो अब सवाल ये है कि वाज और वर किसके साथ लगेंगे, तो याद रखिएगा कि हमारा सिंगुलर नेम हो या ही शी इट थर्ड पर्सन हो तो इसके साथ हमने वाज लगाना है। फिर आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स हो तो उनके साथ वर लगाना है। मैं आपको अगेन बताता चाहूं कि अगर आपने 7 पर्सनल प्रोनाउन का लेक्चर मेरा नहीं सुना, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज में टॉप ऑफ द वन लेक्चर्स में से एक है, जिसपे व्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, उसको अगर नहीं सुना तो आप काइंडली उधर जाएं, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। क्योंकि 7 पर्सनल प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि बैकबोन की हैसियत रखते हैं, जस्ट लाइक योर सेंटेंसेस। तो यहां है हम एक्सरसाइज की तरफ आए हैं।
एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मैं आपको अगेन बताता जाऊं कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो जिस तरह हमने इज आर एम के साथ लगाया था, सेम रूल विल बी इम्पोज ऑन दिस साइड। अच्छा चलो उसको बंद करते हैं क्लोज और इसकी तरफ एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, इस टेंस के ऊपर फोकस करते हैं। घोड़े खेतों में चर रहे थे, मैंने इसकी पहचान बताई है, रहा था, रहे थे, रहा था, या काम कर रही थी, ठीक है। ये इसके लास्ट पे आता है, थी, रहे था, मतलब कंटिन्यूअस है ना, और पास्ट है, पास्ट में था, थी, थे ही आएगा, और कंटिन्यूअस है तो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, नहा रहा था। तो घोड़े खेतों में चर रहे थे, तो ये हमें सेंटेंस रहा था या रहे थे बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हमने हॉर्सेस, ठीक है, घोड़ा नहीं है, हॉर्सेस प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने बताया था कि आपने वर का वर्ड यूज करना है हेल्पिंग वर्ब इंस्टेड ऑफ वाज के। तो हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, के घोड़े खेतों में चल रहे थे, हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आगे है, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म ग्रेजिंग और साथ में हमने आईएनजी का वर्ड यूज किया है, 3 वर्ड्स यूज किए हैं आईएनजी। तो आगे है हमारा नेक्स्ट क्या है कि वो फूट फूट कर नहीं रो रही थी, मतलब जोर जोर से या फूट फूट कर या बड़ी बहादुरी के साथ, ठीक है, वो इस तरह नहीं रो रही थी, वो फूट फूट कर नहीं रो रही थी, सिस्कियां नहीं ले रही थी, आई मीन टू से। तो इसको अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो रही थी वो, तो हम वो के लिए अगर लड़की हो तो हम मतलब वनस हो तो हम उसके लिए शी का वर्ड यूज करते हैं। आगे है मैंने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज लगाते हैं, वो नहीं रो रही थी तो ही वाज नॉट वीप, रोना, और प्लस फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी वीपिंग बिटरली, वो फूट फूट कर नहीं रो रही थी, तो शी वाज नॉट वीपिंग बिटरली, ठीक है। आगे हमारा सेंटेंस है, क्या सामाईन स्पीकर की तकरीर नहीं सुन रहे। अच्छा, सामाईन कहते हैं जो सामने बैठे होते हैं, एक बंदा तकरीर कर रहा होता है, जैसे क्लास में टीचर तकरीर कर रहा होता है, बोल रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो सामाईन लिए जाते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, क्या सामाईन स्पीकर की तकरीर नहीं सुन रहे थे, तो अब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नेगेटिव भी है, ये दोनों सेंटेंस आ गए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एक ही सेंटेंस के अंदर आ गया, ठीक है। सवाल भी है और इनकार भी है, क्या सामाईन स्पीकर की तकरीर नहीं सुन रहे थे, तो क्या आएगा, क्या नहीं रहे थे, तो वाज नहीं वर आएगा, वर द ऑडियंस, क्या सामाईन नॉट, ठीक है। आगे लिसनिंग, लिसन सुनना, और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लगा दिया, नॉट लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द स्पीकर, के वर द ऑडियंस नॉट लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द स्पीकर, के क्या सामाईन स्पीकर की तकरीर नहीं सुन रहे थे। आगे हमारा लास्ट सेंटेंस है, दरवाजे पर कौन खड़ा था, WH फैमिली, हु, ठीक है। अब हु या विच कुछ डैड लोग लगाते हैं, तो इनमें भी बड़ी कंफ्यूजन है, इसके ऊपर भी मैं एक स्पोकन कोर्स के इंग्लिश के लेक्चर्स के अंदर ही बताऊंगा कि जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं उनके लिए आपने हु का वर्ड इस्तेमाल करना होता है इंस्टेड ऑफ डैड का, ठीक है, ये इंस्टेड ऑफ विच का। तो ये इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर, हु, और साथ मैंने वो पिछले सेंटेंस के अंदर भी बता दिया कि WH फैमिली एक शरीफ खानदान की तरह होती है जो सबसे पहले आती है। तो हु और आगे हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है सेम वही लगेगा, हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा था। पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया था, चुके थे, किया था, चुकी थी, चुके थे, काम कर लिया था, उसने पी लिया था, खा लिया था, तो ये था इसकी उर्दू में निशान है। अब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, यहाँ पे हमने इस सेंटेंस के अंदर परफेक्ट टेंस के अंदर करनी ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, उसके हेल्पिंग वर्ब था है, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, ठीक है। अब ये जो हैड है ये सबके साथ सेम लगेगा, जैसे डिड था सबके साथ लगना था, ठीक है, उसने 7 पर्सनल प्रोनाउन सबके साथ लगना था, इसी तरह हैड भी 7 पर्सनल प्रोनाउन के साथ सबके साथ ही लगना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको मजीद आसानी हो समझने में। अच्छा, हमने इसके उर्दू फिक्रे में निशानी देखी है, लिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, तो यहाँ है लड़कों ने तुलुए आफ्ताब से पहले फूल तोड़ लिए थे, तो ये तो हमारी हो गया उर्दू के अंदर। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करने पे आए तो द बॉयज
क्योंकि मैंने बताया था यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, लिया था तो द बॉयज हैड, ठीक है। अब पिक, अब प्लक्ड, ठीक है, बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले, सूरज तुलू होने से पहले, ठीक है। निकलने से या तुलू होने से सेम बात है कि सूरज निकलने से पहले लड़कों ने फूल तोड़ लिए थे, तो द बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले। आगे है गुज़श्ता रोज हमने ये खबर नहीं सुनी थी, कि गुज़श्ता रोज जो पिछला दिन गुजरा है उस रोज हमने ये खबर नहीं सुनी थी, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि लास्ट डे, सॉरी यहां पे कॉमा आना था, तो लास्ट डे हमने ये खबर नहीं सुनी थी, तो हम की क्या आएगी, वी, सबके लिए हैड लगाना है तो वी हैड नॉट, थर्ड फॉर्म लगानी है तो हियर दिस न्यूज, लास्ट डे वी हैड नॉट हियर दिस न्यूज। अब ये दिस और डैट का भी फिनोमिना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दिस लगता है जो करीब चीज होती है, डैट लगता है जो ज्यादा दूर चीज होती है, मतलब इतना खास नहीं है, लेकिन इनका दूर, फार और नियर का कंसेप्ट है। नियर जो होती है उसके लिए हम दिस लगाते हैं, फार जो होती है उसके लिए हम डैट लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल हो तो दीस, अगर ज्यादा चीजें हो हमारे पास पड़ी होंगी तो हम उसको दीस के कंसेप्ट के अंदर लेंगे, अगर ज्यादा चीजें हो जो दूर पड़ी हो तो उनको हम दोस्त का कंसेप्ट के अंदर लेंगे। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, या मर गया था, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंटरोगेटिव है सेंटेंस, तो हम इसको लेते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर चुका था या क्या मरीज मर गया था, हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर गया था, बिफोर आने से पहले, किसके आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कम, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। आगे हमारा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज कहां मर चुका था, WH फैमिली का फिक्र आ गया, कौन, कहां, कैसे, ठीक है, ये WH फैमिली के फिक्रे होते हैं। अच्छा, वेयर, कहां, ठीक है, हैड द पेशेंट डाइड, मरीज कहां मर गया था, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज कहां मर गया था, ठीक है। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आई होप सो कि आपको इसकी वजह से समझ आ गई है, लेकिन हैड सेंटेंस के मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी यूज होता है, लेकिन इसका हमारे सेंटेंस के अंदर 40% रूल होता है, ठीक है। आगे है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, रही थी, रहे था, रहे थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस होता है जो परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस होता है ना, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है और बच्चों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और फियर, एग्जॉस्टेशंस इसी के अंदर पैदा होती है। उसकी रीजन ये होती है कि इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्या लगाएं सिंस के लिए। तो सेम रूल विल बी इम्पोज ऑन दिस साइड, जिस तरह हमने पीछे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा, तो इसमें सिंस और फॉर, सिंस के लिए किसके लिए है, अनकाउंटेबल टाइम है, उसका हमें नहीं पता कितना काउंटेबल टाइम है। फॉर एग्जाम्पल 1947, 1900 पता नहीं कब से, ठीक है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, और फॉर होता है काउंटेबल टाइम, 2-4 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से। आगे हम इसको मजीद पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज के जरिए इसको समझते हैं कि मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा था, मैं 2 घंटे से मेहनत कर रहा था, ठीक है। तो इसमें हम हैड बिन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैड और बिन मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता ही इस सूरत में है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन आ गया तो फिर भी हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। इज आर एम आ गया, वाज बार आ गया, तो हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी। तो मैं 2 घंटे से मेहनत कर रहा था, तो आई हैड बिन कर रहा था, आई हैड बिन वर्किंग, मैं सुबह से मैं काम कर रहा था, हार्ड, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मैं सुबह से सख्त मेहनत कर रहा था, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, मतलब कि आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत कर रहा था, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, ठीक है। आगे हमारा फिक्रा है कि वो 7 बजे से घर की सफाई कर रहा था, 7 बजे से है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब मोस्टली बच्चे जो है ना इसके अंदर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसमें कुछ रीजंस हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फिक्र है कि वो 7 बजे से घर की सफाई कर रहा है, तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं, सर जी मेंशन तो है कि वो 7 बजे से है, तो ये तो काउंटेबल टाइम हुआ, फिर अनकाउंटेबल टाइम कैसे होगा, तो हम सिंस का वर्ड कैसे यूज करेंगे? भाई करेंगे सिंस का वर्ड यूज। उसकी रीजन है कि अब पता नहीं क्या टाइम हुआ है, लेकिन वो 7 बजे से, अब हमें नहीं पता कौन से 7 बजे से वो काम कर रहा है, ये भी हमें कोई नहीं पता, ठीक है। वो 7 बजे से सफाई कर रहा है या काम कर रहा है, और अब 7 बजे से कर रहा है। जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था ना, इस सेंटेंस का फिक्रा मतलब यह है कि जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था तो वो 7 बजे से अपना काम कर रहा था। तो अब ये नहीं पता कि उसने बीच में से कितना छोड़ा है, ठीक है, ब्रेक कितनी ली है, कंटिन्यू मुसलसल उसने रखा या नहीं रखा, ठीक है, अनकाउंटेबल टाइम है, ठीक है, मतलब कोई गिनती नहीं है, कौन से 7 बजे ये भी हमें नहीं पता, और अब क्या हो रहा है ये भी हमें नहीं पता। कि ही हैड, वो 7 बजे से काम नहीं कर रहा था, तो ही हैड और नॉट, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव विक्रा आ जाता तो हैड और नॉट दोनों के दरमियान में, हैड और बिन के दरमियान में नॉट का वर्ड यूज करेंगे। ही हैड नॉट बिन क्लीनिंग, वो सफाई नहीं कर रहा था, ठीक है, द हाउस, घर की, सिंस 7 o'clock, 7 बजे से, वो 7 बजे से सफाई नहीं कर रहा था, घर की सफाई नहीं कर रहा था, तो ही हैड नॉट बिन क्लीनिंग द हाउस सिंस 7 o'clock। इसमें एक ही बात याद रखनी है इंटरोगेटिव में, और ये वो है ये वाली, आगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। हैड नॉट बिन इंटरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव में आगे है कि क्या वो पिछले साल वहां जा रहा था, ठीक है, पिछले साल वहां जा रहा था, तो हैड ही बिन गोइंग देयर लास्ट ईयर, ठीक है, हैड ही बिन, हैड आएगा, फिर ही आएगा, और फिर बिन आएगा, और आगे हम लगाएंगे गोइंग देयर लास्ट ईयर, क्या वो पिछले साल वहां जा रहा था। आगे है पिछले साल अली वहां कहां जा रहा था, पिछले साल अली वहां कहां जा रहा था, वेयर हैड अली बिन गोइंग देयर लास्ट ईयर, पिछले साल अली वहां कहां जा रहा। तो आई होप सो कि आप सिंस और फॉर का मैंने सिर्फ यहां से टच ही दिया है आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुई है, और फिर प्रेजेंट में हुई है, और इसी तरह सिंस और फॉर का टच ही है, लेकिन इसमें बात यही करने वाली है कि एक काउंटेबल टाइम है, एक अनकाउंटेबल टाइम है। अब इट टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंड। आगे जाके मैं इसके बारे में और मजीद बात करता हूँ। आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वो जुमले जो मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त में हों, में उनमें होने वाले काम के बारे में बताया जाए, मतलब आने वाले वक्त के अंदर ये काम होने वाला है, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उर्दू में जुमलों के आगे जो है वो गा, गी, गे लगा दिया जाता है, ठीक है। इन जुमलों में शैल और विल का इस्तेमाल होता है, और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। विल और शैल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसका फॉर्मूला क्या है कि इसमें पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर हमने एज पर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट क्या है, हमने विल और शैल का वर्ड यूज करना है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ पे विल और शैल का कंसेप्ट है कि वो किसके साथ आएगा, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ, आई, वी, दे, ही, शी, इट के साथ हमने विल लगाना है, शैल आएगा आई और वी के साथ शैल आएगा। अब देखो कि विल और शैल में ना एक फिनोमिना है, एक वो भी सुनती जाइएगा। 7 पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो सबके साथ विल भी आ सकता है, वरना आई और वी के साथ मोस्टली हम शैल लगाते हैं, ठीक है। और हम अगर चाहें तो 7 पर्सनल प्रोनाउन के साथ सबके साथ विल भी लगा सकते हैं। अगर हमने विल लगाना है तो एक चीज हमें जरूर करनी होगी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना कि एक चीज हमें जरूर करनी होगी, इन सेंटेंस के ऊपर जो है हम ज्यादा जोर देते हैं, जिन सेंटेंस के ऊपर हम ज्यादा जोर देते हैं ना, वो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट जो भी हो हम विल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कल वहां जरूर जाऊंगा, तो आई के साथ हम शैल लगाते हैं, तो यहां हम आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। हम कल ये काम जरूर करेंगे, तो वही के साथ हम विल भी लगा सकते हैं। वो ये काम कल जरूर करेंगे, तो दे के साथ विल भी लगा सकते हैं। जिन सेंटेंस में ज्यादा जोर दिया जाता है उनमें हम विल लगा लेते हैं। यहां मैंने 3 फिक्रे दिए हुए एग्जाम्पल के तौर पर, वो चाय बनाएगी, आने वाले वक्त में बनाएगी ना, तो शी विल मेक टी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करूंगा, देखा, करूंगा, ये सेंटेंस बता रहा है कि यहां ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करूंगा, सेंटेंस को जज करना सीखो भाई। तो आई विल मीट, मैं मिलूंगा, माय फ्रेंड, अपने दोस्तों से, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा,
तुम कपड़े धोगे, ठीक है, जोर दिया जाए कि ये तुम करोगे, ये यहाँ पे कमांड दे रहा है उसको कि यू विल क्लीन द क्लॉथ्स, कि तुम कपड़े साफ करोगे। ये फिक्रे तीनों ऐसे थे जिसमें हमने विल का यूज किया है, शी के साथ भी, आई के साथ भी और यू के साथ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्रे के ऊपर जोर दिया जा रहा था। अब सवाल है कि नेगेटिव में क्या आएगा, तो विल और शेल के फौरन बाद नॉट का वर्ड यूज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो चाय नहीं बनाएगी, शी विल नॉट मेक टी, वो चाय नहीं बनाएगी। मैं अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं करूंगा, किसी सूरत में नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलूंगा। इंटरोगेटिव में सेम रूल विल बी इम्पोज ऑन दिस साइड कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना होता है। क्या वो चाय बनाएगी, तो विल शी मेक अ टी, ठीक है। क्या मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करूंगा, तो विल आई मीट माई फ्रेंड्स। क्या तुम अपने कपड़े धोगे, तो विल यू क्लीन योर क्लॉथ्स, क्या तुम अपने कपड़े साफ करोगे। अब ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि यहाँ पे स्टॉप करें वीडियो को और अपनी कॉपी और पेंसिल के ऊपर लिख लें। कमेंट सेशन में इसके सारे आंसर को टाइप करके बताइए मुझे, इनमें से कोई से जिसको जितने आते हैं अपनी ईमानदारी के साथ उसमें ये करेगा। ये आप खुद को जज करें कि अब आपको कितना पता चला है इस सेंटेंस के बाद। आ गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मतलब आने वाले ज़माने में कि हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है। क्या हो रहा होगा, किस वक्त हो रहा होगा, क्या कर रही होगी, रहे होंगे, बयान करते हैं, ठीक है। मसलन वो आ रहा होगा, जब मैं सोया हूँगा, मतलब वो आ रहा होगा जब मैं सोया हूँगा। वो सबक याद कर रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे, ठीक है। अहमद पानी पी रहा होगा। ऐसे अल्फाज आते हैं, मतलब कि आने वाले अल्फाज के अंदर, आने वाले ज़माने के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, ये इसकी उर्दू में पहचान है। आगे है कि अब इसकी इंग्लिश में क्या होगी, जिस तरह उर्दू की होती है इसी तरह इंग्लिश की होती है। तो इसकी इंग्लिश में है कि विल बी, शैल बी, ठीक है। अब सवाल है विल बी और शैल बी किनके साथ आना है, तो सेम जिस तरह हमने पिछले सेंटेंस में अंदर हमने विल और शैल का कंसेप्ट पढ़ा है। शैल बी प्लस आएगा आई और वी के साथ, विल बी आएगा यू, दे, ही, शी, इट, यंग, सी नेम्स के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल दी हुई है मैंने पहली, तो वो ये देख लें कि आई शैल बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। वी शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्रेइंग। तो आगे है विल बी किसके साथ आएगा, दे विल बी स्लीपिंग, शी विल बी प्लेइंग। तो ये हमें हमारा सेंटेंस ही बताता है, ठीक है, कि आने वाले वक्त में हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है। मैं वहां जा रहा हूँगा, तो आई शैल बी गोइंग देयर, ठीक है। आगे हमारा फ्यूचर टेंस का कि शैल बी, शैल नॉट बी और विल नॉट बी का हमने कहां पे लगाना होता है। अब बनाना है हमने इंटरोगेटिव। अच्छा, जिस तरह हमने देखा था हैड बीन के दरमियान में हमने नॉट का वर्ड यूज किया था, तो सेम बात हमने यहाँ पे करनी है। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमने शैल नॉट बी, विल नॉट बी लगाना है, जिस तरह हमने हैड और बिन के दरमियान में लगाया था हैड नॉट बीन। अच्छा, हैड तो ये था कि 7% प्रोनाउन के साथ सेम ही आना, विल भी 7% प्रोनाउन के साथ सेम ही आ सकता है, लेकिन वो हमें हमारा फिक्रा बताएगा कि आप अपने मुंह से क्या प्रोनाउंस करना चाहते हैं। आगे है तुम नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होंगे। हम नहीं जा रहे होंगे, वी शैल बी नॉट बी गोइंग या वी विल नॉट बी गोइंग। वो खाना खा रहा होगा, वो खाना नहीं खा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। हम तुमको देख रहे होंगे, तो वी शैल बी लुकिंग एट यू, कि हम तुमको देख रहे होंगे, ठीक है। आप वहां जाओ, हम आपको देख रहे होंगे, तो इट्स मीन कि वी शैल बी लुकिंग एट यू। आगे है कि गालबन आज, प्रोबेबली टुडे, गालबन आज दूध वाला दूध लेकर नहीं आ रहा होगा, तो प्रोबेबली द मिल्कमैन। सो प्रोबेबली मतलब कि गालबान और चांसेस ही हैं कि द मिल्कमैन सब्जेक्ट आ गया, विल नॉट बी मतलब कि नहीं आ रहा होगा, विल नॉट बी ब्रिंगिंग द मिल्क, कि प्रोबेबली द मिल्कमैन विल नॉट बी ब्रिंगिंग द मिल्क। आगे है कि मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त नहीं आ रहा होगा, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ख्याल है मतलब कि नहीं आ रहा होगा, ये कंफर्म नहीं है, तो माइट लगाएंगे हम। तो आई डोंट थिंक, कि मुझे नहीं लगता,
ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेंटेंस के पहले हिस्से के अंदर इंटेरोगेटिव बोल दिया, अब हमने सेकंड पे नहीं लगाना, हमने मे को चेंज करके माइट में बदल देना है। ख्याल है ना, मेरा ख्याल है, तो मे को चेंज करके माइट में बदल देना और सेम सेंटेंस लगाना है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, सो आई डोंट थिंक सो, कि मेरा नहीं ख्याल, डैट के ही माइट बी कमिंग, ही माइट बी कमिंग, के वो आ रहा होगा। मेरा ख्याल नहीं कि वो आ रहा होगा। आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल नहीं है, डैड के ही माइट बी कमिंग, के वो आ रहा होगा, मेरा ख्याल नहीं है कि वो नहीं आ रहा होगा। आगे है कि मुमकिन है वो मछलियां पकड़ रहा हो, पॉसिबली, ये चीज मुमकिन ही है कि ही विल बी कैचिंग द फिश, कि वो मछलियां पकड़ रहा हो। आगे हमने शैल बी और विल बी को हमने सब्जेक्ट में कहां पे लगाना है, तो शैल सब्जेक्ट फिर बी, जिस तरह हैड सब्जेक्ट फिर बिन आया था ना, इसी तरह ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो मेरे साथ जा रहे होंगे, तो विल, क्या वो मेरे साथ जा रही होगी, तो विल शी बी गोइंग विद मी, विल शी बी गोइंग विद मी, क्या वो मेरे साथ जा रही होगी, विल शी बी गोइंग विद मी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है, विल यू बी गेटिंग माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, विल यू बी गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आगे है कि क्या वो टीवी देख रहे होंगे, विल दे बी वॉचिंग द टीवी। आगे है क्या वो रो रहे होंगे, विल यू बी क्राइंग, क्या वो अपने बच्चों को क्या बता रहा होगा, वो अपने बच्चों को क्या बता रहा होगा, व्हाट विल, क्या बता रहा होगा, वो अपने बच्चों को क्या, WH फैमिली है तो व्हाट विल ही बी टेलिंग टू हिज सन, व्हाट विल ही बी टेलिंग टू हिज सन, वो अपने बच्चों को क्या बता रहा होगा। क्या वो किताब पढ़ रही होगी, विल शी बी रीडिंग द बुक, क्या वो किताब पढ़ रही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो विल यू बी गेटिंग मी, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। आई होप सो कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में प्रॉपरली समझ चुके हैं। आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताता हूं, ये जुमले को जाहिर करता है कि कोई काम मुस्तकबिल में शुरू होकर कुछ अरसे के बाद खत्म हो चुका होगा। ठीक है, होगा फ्यूचर नहीं, कि मुस्तकबिल अभी कुछ मुस्तकबिल में शुरू होकर होगा भी मुस्तकबिल में शुरू और होगा भी मुस्तकबिल के अंदर ही खत्म होगा। इन जुमलों के आखिर पे चुका होगा, चुकी होगी, वो खाना खा चुका होगा, वो नहा चुका, वो पी चुका होगा, वो काम कर चुका होगा, उसके आने से पहले वो काम कर चुका होगा, उसके काम करने से पहले वो दूसरा काम कर चुका होगा। इन जुमलों के चुका होगा, चुकी होगी वगैरह वगैरह इसकी उर्दू में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा उसके आने से पहले, तो आई विल हैव, इसमें हमने लगाना होता है चुका होगा चुकी होगी के लिए विल हैव, हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, विल हैव शैल हैव लगाने होते हैं। सेम है, जिसके साथ विल आना है, जिसके साथ शैल आना है। तो ही विल हैव डन, ही विल हैव आज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी इसमें, तो ही विल हैव डन माई वर्क बिफोर शी कम्स, उसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा। आई विल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा, बिफोर शी कम्स, उसके आने से पहले। मैं कहता अपने शोहर के आने के बाद वो कुरान पढ़ चुकी होगी, अपने शोहर के आने के बाद। ठीक है, शी विल हैव रिसाइटेड द कुरान, वो कुरान खत्म कर, ये वो कुरान मजीद पढ़ चुकी होगी, शी विल हैव रिसाइटेड द कुरान, वो कुरान मजीद पढ़ चुकी होगी, आफ्टर हस्बैंड्स रीच, उसके हस्बैंड के पहुंचने से पहले। नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद हमने नॉट फिर हैव लगाना है, जिस तरह हमने हैज बिन के दरमियान में नॉट लगाया था, इसी तरह। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा उसके आने से पहले, आई विल नॉट हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा बिफोर शी कम्स, उसके आने से पहले। मैं कहता कि अपने शोहर के आने के बाद वो कुरान नहीं पढ़ चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिसाइटेड, वो कुरान मजीद, शी विल नॉट हैव रिसाइटेड द कुरान, वो कुरान मजीद नहीं पढ़ चुकी होगी, आफ्टर हर हस्बैंड रीच, उसके आने, हस्बैंड के आने से पहले। आगे है इंटरोगेटिव, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा उसके आने से पहले, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा उसके आने से पहले, तो विल आई हैव डन माई वर्क
बिफोर शी कम्स। तो हमने जिस तरह ये विल हैव था ना, विल हैव, तो हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो विल को पहले ले आना, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव, ठीक है, जैसे हम पहले बात करते थे। तो विल सब्जेक्ट आया आई और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब, अगेन सेकंड हेल्पिंग वर्ब। विल आई हैव डन माई वर्क बिफोर शी कम्स, तो उसके आने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। आ गया। क्या मैं अपने शोहर के आने से पहले, शोहर के आने के बाद, वो अपने शोहर के आने के बाद कुरान पढ़ चुकी होगी। तो शी विल हैव रिसाइटेड द कुरान, विल शी हैव रिसाइटेड द कुरान, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी होगी आफ्टर हस्बैंड रीड्स, उसके हस्बैंड के आने से पहले। आई होप सो कि फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। आगे हम हरकत करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। इसको अगेन मैं रिवाइज कर दूं, इसके उर्दू फिक्रे के आखिर पे चुका है, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आता है, तो हमने विल हैव लगाना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे आने से पहले वो काम कर चुका होगा, ठीक है, शी विल हैव डन हिज वर्क बिफोर माई अराइव्स, ठीक है, मेरे आने से पहले, ठीक है, तो वो उसके आने से पहले वो काम कर चुका होगा, मतलब किसी के आने से पहले वो काम कर चुका होगा, फ्यूचर में ही कोई आने वाला है और फ्यूचर में ही उसका काम खत्म हो चुका होगा। ये होता है उर्दू फिक्रा इसका। आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। इसकी पहचान ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रही होंगे वगैरह वगैरह। फॉर्मूला है कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और हमारा ये वर्ब लगता है और हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिंस और फॉर का सेम इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन आता है, यू, दे, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ विल हैव बीन आता है। सिंस और फॉर। अब बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रूल्स तो रूल्स ही होते हैं, उनको फॉलो तो करना ही होता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो रूल्स को फॉलो तो नहीं कर रहे होते, बट मतलब उन्होंने प्रॉपर रूल्स तो नहीं पढ़े होते, लेकिन वो पैसेज को पढ़ते हैं ना, तो उनकी ऐसी स्ट्रिक्टली आदत बन जाती है ना कि वो जब भी किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी राइटिंग के अंदर वो रूल्स खुद ही आते जाते हैं। जस्ट लाइक कि हमने विल हैव बीन कहाँ यूज करना है, विल नॉट हैव बीन कहाँ यूज करना है, और विल सब्जेक्ट हैव बीन कहाँ पे यूज करना है। ये वो पैसेज को, उनकी रीडिंग स्किल्स इतनी बढ़ जाती है कि उनको इन चीज को समझने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, रूल्स उनके खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं। सो पहली चीज तो ये है कि आपको रूल्स तो आने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रूल्स तो ठीक है, एक हद तक इंसान को पता होनी चाहिए, लेकिन जब तक उसकी प्रैक्टिस ना होगी ना। अच्छा, रूल आने तो ठीक है, एक हद तक ठीक बात है, इट्स आल्सो अ मैंडेटरी फॉर अस कि इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज इन योर माइंड कि वो बिल्कुल जीरो है। रूल्स किसी काम के नहीं होंगे जब तक आप रूल्स को अपनी प्रैक्टिस में तब्दील नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 जुमले दिए हैं, ये कोई बड़ी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जब हम स्पोकन कोर्स के टेस्ट वगैरह लेंगे तो उसमें कंप्लीटली एक्सरसाइज ही होगी, और वो हो आपके टेस्ट और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ही होगी। इसमें ये बातें याद रखनी है कि विल हैव बीन हमने सिंपल के लिए यूज करना है, विल नॉट हैव बीन हमने इंटरोगेटिव के नेगेटिव के लिए यूज करना है, फिर वेल, विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव बीन हमने इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, जहाँ तक हम इसकी उर्दू की बात करते हैं तो उसकी उर्दू की पहचान यही होती है कि वो सुबह से काम कर रहा होगा, वो 2 घंटों से काम कर रही होगी, वो 3 घंटों से एक्सरसाइज कर रहा होगा, हम 5 घंटों से या हम फलां दिन से ये काम कर रहे होंगे। तो इसकी यही पहचान है, कर रहा होगा, कर रही होंगे, कर रहे होंगे उर्दू के अंदर। इसकी इंग्लिश के अंदर इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, ये विल हैव बीन, ठीक है, और विल नॉट हैव बीन इसकी नेगेटिव के लिए, और विल प्लस सब्जेक्ट और हैव बीन इसके इंटरोगेटिव के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक फिक्रा लिखा है, क्योंकि ये टाइम बहुत जो है ना वो एक्सटेंड हो रहा था, सो डेट्स वाई मैंने इसी को, एक ही फिक्रे को इंटरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल में तब्दील कर दिया है। एक्सरसाइज इसकी आपने खुद करनी है एज ए प्रैक्टिस। हम इसका एक टेस्ट भी लेंगे आपसे। फॉर एग्जाम्पल कि वो सुबह से गुस्ल कर रहा होगा, वो सुबह से गुस्ल कर रहा होगा, मतलब नॉट श्योर फॉर दिस कि इसके लिए कंफर्म नहीं है वो सुबह से गुस्ल कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से गुस्ल कर रहा होगा। दिस इज नॉट फॉर यू कंसीडर कि अनकाउंटेबल टाइम, तो उसके लिए हम
सिंस का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर का जो अकाउंटेबल टाइम होता है, ठीक है, मुकर्रर मुद्दत होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं ब्रीफ स्टडी जो है ना आपके साथ कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो ही विल हैव बिन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं नहा रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे मैं नहीं लगाना भूल गया, तो यहाँ आपने ज़हन में रखना कि यहाँ पे नहीं आना कि वो सुबह से नहीं नहा रहा होगा। तो ही विल के फौरन बाद नॉट का वर्ड यूज करना है, जैसे हैड नॉट बिन लगाते थे, तो ही विल नॉट हैव बिन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं नहा रहा होगा। क्या वो सुबह से गुस्ल कर रहा था, ये इंटरोगेटिव फिक्र आ गया। और तो यही जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया कि विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो विल देन सब्जेक्ट हमारा क्या है कि वो ही, विल ही हैव बिन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या वो सुबह से नहा रहा है, तो विल ही हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। सो आई होप सो कि आप इसको समझ चुके हैं। टेंसेस हमारे क्लियर हो चुके हैं आज, और एक हमारा रह गया है, वो होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर होगा। देन हम और आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ यू कि हम क्या 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 करने वाले हैं अपने स्पोकन कोर्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें मैं एक क्लास पे कुछ लेक्चर्स भी कंडक्ट करूंगा अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ, जिसमें आप लोग सीखेंगे, उनसे इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत एडवांटेजेस जो है वो वैल्यू रखेगा आपके लिए। सो आई होप सो कि नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। याद रखिएगा, इसके बाद जो उनसे भी लेक्चर्स अपलोड होंगे स्पोकन कोर्स, इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर्स इसके लिए होंगे, और उसके बाद एक लेक्चर लिया जाएगा जो कि आपका टीचर्स रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ होगा, लेकिन वो गूगल क्लासरूम के ऊपर लिया जाएगा। और रेदर देन बाकी जो रह जाएंगे, जो हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, उसमें हम इस तरह का नहीं करेंगे, उसमें तकरीबन चीज़ें ऑथेंटिक रखेंगे और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर, और वो गूगल क्लासरूम के अंदर लिया जाएगा, और वो इट वुड बी पेड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।